बीजेपी एक विचारधारा की पार्टी है। ये बात बार बार दोहराई जाती है, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि ये विचारधारा अब दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ वो लॉबी है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पार्टी को एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम में ढाल चुकी है, जहां संगठन से ज्यादा सरकार का चेहरा हावी है। इस लॉबी को हम मोदी शाह लॉबी कहते हैं। दूसरी तरफ वो लॉबी है जो आरएसएस की विचारधारा, संघ की सांगठनिक रीति नीति और अनुशासन आधारित राजनीति को आगे बढ़ाने में यकीन रखती है। ये वो नेता हैं जो भले ही सरकार में हो या संगठन में, लेकिन उनका झुकाव साफ साफ नागपुर की ओर होता है। ये है संघ समर्थक लॉबी, और यही दो लॉबी आज आमने सामने खड़ी हैं। और ये दरार अब पार्टी के भीतर ही नहीं, बल्कि सार्वजनिक मंचों और फैसलों में भी दिखने लगी है। आरएसएस की दो लॉबी, संघ के भीतर की फूट। अब जरा संघ की तरफ भी नजर डालिए। आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हमेशा एक अनुशासित एक मत संगठन माना जाता था, अब खुद दो हिस्सों में बंटता दिख रहा है। पहली लॉबी वो है जिसमें मोहन भागवत और उनके नजदीकी वरिष्ठ प्रचारक शामिल हैं। ये वो लोग हैं जो मोदी शाह से अब सार्वजनिक रूप से नाराज हैं, खासकर पार्टी के फैसलों, टिकट बंटवारे और संघ के लोगों की अनदेखी पर उनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी लॉबी वो है जो मोदी मॉडल से प्रभावित होकर अब संघ के भीतर भी एक अलग किस्म की कार्यशैली चाहती है, ज्यादा केंद्रित, ज्यादा व्यक्तिगत छवि आधारित और ज्यादा टेक्नोक्रेटिक। यानी संघ में अब एक हिस्सा ऐसा बन चुका है जो मोदी पंथी बनता जा रहा है। टकराव के 5 प्रमुख संकेत। अब आइए उन 5 घटनाओं पर जो इस लॉबी वॉर को सबके सामने लाती हैं। बीजेपी अध्यक्ष का चयन। संघ चाहता है कि अगला अध्यक्ष एक ऐसा चेहरा हो जो संगठन को जानता हो, अनुशासित हो और संघ की जमीन से आया हो। लेकिन मोदी शाह लॉबी एक ऐसा अध्यक्ष चाहती है जो उनके निर्देशों पर चले। इसी को लेकर नागपुर में मोदी और भागवत की कड़वी बैठकें भी हो चुकी हैं। यूपी में प्रशासनिक तबादले। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय ने यूपी में योगी के नजदीकी अधिकारियों को हटाकर मोदी समर्थक अफसर लगाए। ये संकेत है कि मोदी लॉबी योगी की स्वतंत्रता से भी खुश नहीं है। उधर संघ योगी को अपना हिंदुत्व चेहरा मानता है। मीडिया की सर्जरी। जो पत्रकार मोदी की तारीफों में लगे रहते थे, उन पर अब केस दर्ज हो रहे हैं। संघ अब गॉडमैन कल्चर या भक्त मीडिया से दूरी बना रहा है, यानी एक और झटका मोदी लॉबी को। संजय जोशी की वापसी की चर्चाएं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक एक चर्चा तेज है कि संघ फिर से संजय जोशी को एक्टिव कर सकता है। जोशी वही शख्स हैं जिनसे मोदी की पुरानी रंजिश है। ये संघ की सीधी चुनौती है। भागवत का कड़ा रुख। इस बार संघ प्रमुख मोहन भागवत का रुख असामान्य रूप से सख्त है। वो मोदी को स्पष्ट कर चुके हैं कि बीजेपी सिर्फ एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, अब पार्टी को वापस विचारधारा पर लौटना होगा। कौन होगा बाहर, कौन होगा हाशिए पर? अब बड़ा सवाल, इस लॉबी वॉर में कौन बचेगा और कौन हाशिए पर जाएगा? संकेत साफ हैं। नड्डा, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान जैसे नेता जो संघ और मोदी दोनों से जुड़े हैं, उनकी स्थिति बीच की है, लेकिन जल्द फैसला करना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ संघ के पसंदीदा हैं, लेकिन मोदी लॉबी उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाती, इसलिए टकराव बढ़ रहा है। पीयूष गोयल, अश्विनी वैष्णव, एस जयशंकर जैसे टेक्नोक्रेट नेता मोदी लॉबी के चेहरा हैं और संघ उन्हें संघ संस्कार विहीन मानता है। वहीं संघ के पुराने चेहरे जैसे कि मुरली मनोहर जोशी, सुब्रमण्यम स्वामी और संजय जोशी धीरे धीरे वापसी की कोशिश कर रहे हैं। यानी कुछ को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा और कुछ को अचानक ऊपर चढ़ा दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो किस लॉबी से हैं। आरएसएस का दबाव और भाजपा की उलझन।
ये बात अब किसी रहस्य की तरह नहीं रही कि इस बार आरएसएस ने एलानिया मोर्चा खोल दिया है। मोहन भागवत न केवल लगातार बयान दे रहे हैं, बल्कि उन्होंने संगठन के स्तर पर मोदी को चेतावनी दी है कि अगर संघ की अनदेखी जारी रही तो नया रास्ता अपनाया जाएगा। बीजेपी इस दबाव को समझ रही है। यही वजह है कि कई मुद्दों पर पार्टी अब संघ के एजेंडे को फिर से अपनाने लगी है, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, धार्मिक शिक्षा और मंदिर राजनीति। लेकिन अंदर ही अंदर मोदी लॉबी को ये सब पसंद नहीं आ रहा। वो ये मानते हैं कि आज बीजेपी की सफलता का कारण उनका मॉडल है, ना कि नागपुर का। अगला अध्याय, संघ जीतेगा या सत्ता? अब बड़ा सवाल यही है कि ये लॉबी वॉर किस ओर जाएगा। क्या बीजेपी पर फिर से संघ का दबदबा कायम होगा या फिर मोदी शाह लॉबी संघ को धीरे धीरे किनारे लगा देगी? अगर वर्तमान हालात देखें तो पहली बार ऐसा लग रहा है कि संघ ने मोर्चा पूरी ताकत से खोल दिया है और इस बार मोहन भागवत किसी प्रकार का समझौता करने के मूड में नहीं है। ये संघर्ष अब किसी गुप्त बैठक में नहीं, बल्कि मीडिया, सोशल मीडिया और पार्टी के हर स्तर पर दिखाई दे रहा है। मई 2025 भारतीय सियासत में एक ऐसा तूफान उठा जिसने दिल्ली से लखनऊ और बिहार तक सबको हिला कर रख दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी, जो कभी एक दूसरे की ताकत थे, इस बार किनारे पर पहुंच गए हैं। मोहन भागवत के तेवर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति, संजय जोशी की वापसी की अटकलें और 94 साल बाद जातिगत जनगणना का ऐलान, ये सब एक सियासी भूचाल का हिस्सा था। लेकिन सवाल ये है, क्या आरएसएस अब बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है? क्या ओबीसी और अल्पसंख्यकों को लुभाने की नई रणनीति बीजेपी को सत्ता में बनाए रखेगी या पिछले 11 सालों में ऊपरी जातियों और अल्पसंख्यकों के बीच बढ़ी खाई इसे और कमजोर कर देगी? पिछले महीने आरएसएस और बीजेपी के बीच इतने उतार चढ़ाव हुए कि सियासी गलियारे गूंज उठे। लखनऊ से लुटियंस तक हर कोई पूछ रहा था, क्या मोहन भागवत बीजेपी को अपनी मर्जी से चलाना चाहते हैं? और संजय जोशी, जिन्हें 12 साल पहले पार्टी से निकाला गया, अब क्यों चर्चा में है? 94 साल बाद जातिगत जनगणना का ऐलान क्या बीजेपी को ओबीसी और अल्पसंख्यकों के करीब लाएगा या ये सत्ता के खेल में खतरनाक दांव साबित होगा? चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। 22 अप्रैल 2025 की सुबह पहलगाम, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, उस दिन खून से लाल हो गया। लश्कर-ए-तैयबा के 5-6 आतंकियों ने बैसरन मैदान में घुसपैठ की और पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। 26 लोग मारे गए, दर्जनों घायल। ये हमला न केवल भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल था, बल्कि नरेंद्र मोदी सरकार के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन ये पहला हमला नहीं था। पठानकोट 2016, उरी 2016, पुलवामा 2019, मोदी के 11 साल के शासन में कई आतंकी हमले हुए। हर बार सरकार ने सख्त जवाब दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था। 29 अप्रैल को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत अचानक पीएम आवास पहुंचे। 1.5 घंटे की इस मुलाकात ने सियासी हलचल मचा दी। मीडिया ने इसे पहलगाम हमले से जोड़ा, लेकिन सवाल उठा, अगर ये सिर्फ सुरक्षा की बात थी तो गृह मंत्री अमित शाह पहले से मौजूद थे, फिर भागवत की क्या जरूरत थी? क्या ये मुलाकात आरएसएस और बीजेपी के बीच बढ़ते तनाव का संकेत थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मुलाकात में संजय जोशी की वापसी और जातिगत जनगणना का मुद्दा भी उठा? संजय जोशी एक ऐसा नाम जो कभी बीजेपी और आरएसएस का चेहरा था, एक ब्राह्मण नेता जो आरएसएस के पूर्णकालिक प्रचारक रहे और बीजेपी में संगठन के मास्टरमाइंड माने जाते थे।
उनकी रणनीति ने गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक बीजेपी को मजबूत किया, लेकिन 2012 में नरेंद्र मोदी के साथ मतभेदों के बाद उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया। 12 साल तक जोशी सियासी वनवास में रहे, लेकिन मई 2025 में उनका नाम सिर्फ सुर्खियों में आया। मार्च 2025 में नरेंद्र मोदी ने 11 साल में पहली बार आरएसएस मुख्यालय का दौरा किया। उन्होंने आरएसएस को अक्षय वट कहा और भागवत के साथ हंसी मजाक करते दिखे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये दौरा बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति पर सहमति बनाने के लिए था। जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो चुका था और नया अध्यक्ष चुनने में देरी हो रही थी। मोदी और शाह एक ऐसे चेहरे की तलाश में थे जो उनकी रणनीति को आगे बढ़ाए, लेकिन आरएसएस का रुख अलग था। मोहन भागवत चाहते थे कि नया अध्यक्ष संगठन की वैचारिक जड़ों को मजबूत करे और यहीं से संजय जोशी का नाम उभरा। सूत्रों के मुताबिक भागवत ने जोशी की वापसी का समर्थन किया, लेकिन मोदी और शाह इसके खिलाफ थे। मोदी और शाह ने जोशी की वापसी रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भागवत के तेवर से साफ था कि आरएसएस पीछे हटने के मूड में नहीं है। लखनऊ से लुटियंस तक सियासी हलकों में चर्चा थी कि जोशी संगठन मंत्री बन सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी का पूरा सियासी समीकरण बदल सकता है। 30 अप्रैल 2025 को बीजेपी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। 94 साल बाद केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का फैसला किया। यह फैसला इसलिए चौंकाने वाला था क्योंकि बीजेपी और आरएसएस लंबे समय से जातिगत जनगणना के खिलाफ थे। आरएसएस का मानना था कि जातिगत जनगणना सामाजिक एकता को कमजोर करती है, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार की सरकार ने 2023 में जातिगत जनगणना कराई, जिसने दिखाया कि 63.13% आबादी ओबीसी, 19.65% एससी और 15.52% ऊपरी जातियां हैं। विपक्ष, खासकर कांग्रेस और राजद, इसे चुनावी हथियार बना रहे थे। बीजेपी को डर था कि अगर वो इस मुद्दे पर चुप रही तो ओबीसी और दलित वोटर उससे छिटक जाएंगे। लेकिन सवाल ये था, क्या ये फैसला बीजेपी का अपना था या मोहन भागवत की मुलाकात का नतीजा था? और क्या ये ओबीसी और अल्पसंख्यकों, खासकर पसमानदा मुसलमानों को लुभाने की रणनीति थी? ये ऐलान बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक था या एक जोखिम जो हिंदुत्व की एकता को तोड़ सकता था? पिछले कुछ सालों में आरएसएस में एक बड़ा बदलाव देखा गया। मोहन भागवत, जो 2009 से सरसंघ चालक हैं, उन्होंने संगठन को एक नई दिशा दी। जहां पहले आरएसएस हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए जाना जाता था, वहीं भागवत ने ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों के प्रति नर्म रुख अपनाया। 2023 में भागवत ने जाति व्यवस्था को हिंदू धर्म के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि जन्म के आधार पर भेदभाव खत्म होना चाहिए। यह बयान आरएसएस के कट्टर समर्थकों के लिए झटका था, लेकिन यह बदलाव क्यों? जवाब छिपा था 2024 के लोकसभा चुनावों में। 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पिछड़े दलित अल्पसंख्यक रणनीति ने बीजेपी को 28 सीटों का नुकसान पहुंचाया। कुर्मी कोयरी में 19% और अन्य ओबीसी में 13% वोटों की कमी दर्ज की गई और आरएसएस ने इसके लिए मोदी और शाह की रणनीति को जिम्मेदार ठहराया। यह बयान मोदी के उस दावे पर था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका जन्म जैविक नहीं है और ईश्वर ने उन्हें भेजा है। आरएसएस को लग रहा था कि बीजेपी अपनी वैचारिक जड़ों से भटक गई है, इसलिए भागवत ने ओबीसी और अल्पसंख्यकों को लुभाने की रणनीति पर जोर दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।